13 अगस्त 1961 की सुबह सुबह सैनिकों और पुलिस द्वारा सशक्त पूर्वी जर्मनी के मजदूरों ने बर्लिन के शहर में और उसके आसपास सड़कें तोड़ना और अवरोध खड़े करना शुरू कर दिया। इस रात इतिहास की सबसे कुख्यात विभाजन रेखा बनाने की शुरुआत हुई, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। अड़ोस पड़ोस को काटती हुई, परिवारों को अलग करती हुई इस दीवार का निर्माण एक दशक तक चलता रहा, जिसने न केवल जर्मनी को बल्कि पूरे विश्व को विभाजित किया। ये समझने के लिए कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानना होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने धुरी शक्तियों के विरुद्ध सोवियत संघ के साथ अपना सैन्य बल जोड़ा। नाजी जर्मनी को हराने के बाद सारे विजयी देशों ने इसके विभिन्न हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये विभाजन मूल रूप से अस्थायी होना था, लेकिन सहयोगियों का युद्ध के बाद के यूरोप के ऊपर दृष्टिकोण नहीं मिला। जहां पश्चिमी शक्तियां उदार बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती रही थी, वहीं सोवियत संघ खुद को आज्ञाकारी साम्यवादी राष्ट्रों से घिरा रखना चाहता था, जिसमें कमजोर हुआ जर्मनी भी शामिल था। जैसे जैसे उनके संबंध बिगड़ते गए, पश्चिम में जर्मन संघीय गणराज्य बन गया, जबकि सोवियत संघ ने पूर्व में जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य बना लिया। सोवियत उपग्रह देशों ने पश्चिम व्यापार और आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया और इस तरह एक आभासी अगम्य सीमा बन गई, जिसको आयरन कर्टन माने लोहे का पर्दा के नाम से जाना जाने लगा। जर्मनी की पूर्व राजधानी बर्लिन में स्थित विशेष रूप से जटिल थी, जबकि ये पूरा शहर जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व जर्मन क्षेत्र में आता था। युद्ध के पश्चात हुआ अनुबंध सहयोगी दलों को संयुक्त प्रशासन देता था, तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बर्लिन के पश्चिम जिलों में एक लोकतांत्रिक अंतः क्षेत्र बना लिया। जहाँ पूर्वी जर्मन लोगों का देश से निकलना आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित था, बर्लिन में ये केवल थोड़ा पैदल चलकर या भूमिगत रेलगाड़ी या बस से पश्चिम हिस्से में जाकर पश्चिमी जर्मनी या उससे आगे सफर करके किया जा सकता था। इस खुली सीमा ने पूर्वी जर्मनी के नेतृत्व के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। उन्होंने हिटलर के विरुद्ध साम्यवादी प्रतिरोध के प्रतिनिधित्व के अधिकार का दावा और पश्चिमी जर्मनी को नाजी शासन के विस्तार की तरह चित्रित किया था। जहां अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र पश्चिमी जर्मनी के पुनर्निर्माण में पैसा डाल रहे थे, वहीं सोवियत संघ पूर्व से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में संसाधन ऐंठ रहा था, जिससे उसकी आयोजित अर्थव्यवस्था और भी कम प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही थी। पूर्वी जर्मनी में जीवन राज्य सुरक्षा मंत्रालय की चौकन्नी नजरों के नीचे गुजरता था, जो ऐसी गुप्त पुलिस थी जिसके वायर टैप और मुखबिर किसी भी द्रोह के संकेत के लिए नागरिकों पर सतर्क नजर रखते थे। जहां पूर्व में निशुल्क चिकित्सा और शिक्षा मिलती थी, पश्चिम उच्च वेतन, अधिक उपभोक्ता वस्तुओं और अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर छाती चौड़ी करता था। 1961 तक करीब 35 लाख लोग पूर्वी जर्मनी की लगभग 20% आबादी देश छोड़ चुकी थी, जिसमें बहुत से पेशेवर युवा भी शामिल थे। और अधिक नुकसान से बचने के लिए पूर्वी जर्मनी ने सीमा बंद करने का निर्णय लिया और इस तरह बर्लिन की दीवार बनी। बर्लिन में 43 किलोमीटर तक और आगे पूर्वी जर्मनी में 112 किलोमीटर तक फैला हुआ ये बैरियर शुरू में कांटेदार तार और जाली की बाढ़ से बना था। कुछ बर्लिन वासी तार के ऊपर से कूदकर खिड़कियों में से निकलकर भाग निकले, लेकिन जैसे जैसे दीवार का विस्तार हुआ, ये और अधिक कठिन हो गया था। 1965 तक 106 किलोमीटर की 3.6 मीटर ऊंची कंक्रीट की आड़ बना दी गई थी, जिसके ऊपर कूदने से रोकने के लिए एक चिकना पाइप भी जोड़ा गया था। आने वाले कुछ वर्षों में इस आड़ को कीलों की पट्टियों, पहरेदार कुत्तों, यहाँ तक कि बारूदी सुरंगों, 302 पहरे की मीनारों और 20 बंकरों के साथ बाधा को मजबूत किया गया। पिछले हिस्से में एक समानांतर बाड़ से 100 मीटर का क्षेत्र शुरू होता था, जिसे मौत की पट्टी कहते थे। वहां सारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन को रेत से ढक दिया गया, ताकि सैकड़ों पहरेदारों को साफ दिख सके, जिन्हें किसी भी पार करने की कोशिश करने वाले को देखते गोली मारने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद 1916 और 1989 के बीच करीब 5000 लोग पूर्वी जर्मनी से भागने में सफल हुए। कुछ राजनयिक या खिलाड़ी थे जो तब भाग गए थे जब वो विदेश में थे, लेकिन बाकी लोग सामान्य नागरिक थे जो सुरंगें खोदकर, नहरों में से तैरकर, गर्म हवा के गुब्बारों से उड़कर और यहाँ तक कि एक चुराए हुए टैंक को दीवार में से निकाल कर भाग गए थे। फिर भी जोखिम बहुत बड़ा था। भागने की कोशिश में 138 से भी ज्यादा लोग मारे गए। कुछ तो पश्चिमी जर्मनी की मदद करने के लिए बेबस लोगों को साफ दिखाई देते हुए मारे गए। दीवार ने कार्यबल को जाने से रोक पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, जिससे वो साम्यवादी दमन का वैश्विक प्रतीक बन गया। पूर्व के साथ सुलह करने के अंतर्गत 1972 की बुनियादी संधि ने पूर्वी जर्मनी को व्यवहारिक रूप से मान्यता दी, जबकि पश्चिमी जर्मनी ने अंततः एकीकरण की आशा को बरकरार रखा। जबकि पूर्वी शासन धीरे धीरे परिवारों को मिलने की अनुमति देता रहा, लेकिन वो कठिन सत्यवादी प्रक्रिया और उच्च शुल्क से लोगों को ये अधिकार
प्रयोग करने से हतोत्साहित करने का प्रयास करता रहा। फिर भी वो आवेदन पत्रों के अभिभूत था। 1980 के दशक का अंत होते होते अन्य पूर्वी ब्लॉक के शासनों के उदारीकरण की वजह से निःशुल्क यात्रा और लोकतंत्र की मांग के लिए सामूहिक प्रदर्शन हुए। 9 नवंबर 1989 की संध्या को पूर्वी जर्मनी ने यात्रा की अनुमति मिलने को आसान बनाकर तनाव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये घोषणा हजारों पूर्वी बर्लिन के लोगों को दीवार में बने सीमा पार करने के स्थलों पर ले आई, जिससे आश्चर्यचकित पहरेदारों को तुरंत दरवाजे खोलने पड़े। प्रसन्नता से भरपूर भीड़ पश्चिम बर्लिन में जैसे बह आई। दोनों तरफ के लोग दीवार के ऊपर चढ़कर नाचने लगे और बाकी लोग दीवार को जो भी उपकरण मिला उसे तोड़ना शुरू हो गए। जबकि सीमा रक्षकों ने शुरू में व्यवस्था बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ये साफ हो गया कि विभाजन का समय अब अंत पर था। 4 दशकों के बाद अक्टूबर 1990 में जर्मनी आधिकारिक तौर पर फिर से एक हो गया था और उसके थोड़े से ही समय में सोवियत संघ का विनाश हुआ। दीवार के कुछ हिस्से आज भी खड़े हैं, ये याद दिलाने के लिए कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए हम जो भी बाधा डालते हैं, हम उन्हें तोड़ भी सकते हैं। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम द्विभाषी मस्तिष्क के लाभों से लेकर सिल्क रोड के इतिहास तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। लाइन पर रहें और जिज्ञासु बने रहें।